और आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि बीजेपी को जीत की लत लग गई है। कर्नाटक के अंदर हार मिली, उसके बाद जीत चखने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र के अंदर ये हम देख रहे हैं कि जीत के मजे जो है लेने के लिए, अपने आप को गर्व की अनुभूति कराने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। पलक जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, क्या है, एक पुरानी कहावत है, बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब भी आपके पास कुछ करने को होता नहीं ना, तो आप इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, इसको इल्जाम दो, उसको इल्जाम दो। इस दुनिया में आप दो में से एक ही चीज दे सकते हैं, या तो रिजल्ट या तो रीजन। जिनके पास रिजल्ट नहीं होता उनके पास रीजन जरूर होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें बीजेपी का कहीं कोई लेना देना है ही नहीं। एक पार्टी क्या, ऐसी अनेकों पार्टियां हैं जो बीजेपी की विचारधारा को देखते हुए, समझते हुए बीजेपी के साथ जुड़ना चाहती हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम उसका स्वागत ही करेंगे, हम मना क्यों करेंगे? हमने किसी को खरीदा हो, किसी को बेचा हो, किसी को तोड़ा हो, किसी को मरोड़ा हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, तो कोई प्रत्यक्ष या प्रमाण चाहिए। ऐसी बस कहने के लिए कह दिया जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जबकि सच्ची बात यह है कि यहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फिर से एक बार हावी हो रही थी। वो जो अंध प्रेम था वो हावी हो रहा था कि मेरे बाद मेरी विरासत मेरे बेटा या मेरी बेटी को जाए। इसका जो प्रयास था ये उसी का बैकलैश का नतीजा है। इससे हमारा कहीं कोई लेना नहीं देना नहीं। बाकी तो इनकी आपस की अंदरूनी बातें हैं जी, उसमें हम बोलने वाले होते कौन है। पर आपने सवाल पूछा और आपने डिबेट में बुलाया, तो हमें अपना पक्ष तो रखना ही है कि हमारा इसमें कोई पक्ष है ही नहीं, ये इनकी आपस की कलेश है। लेकिन जहां पे पॉलिटिक्स की बात है, आपको पता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं पलक जी? राजनीति। राजनीति को संधि विच्छेद कीजिएगा तो राज करने की नीति को राजनीति कहा जाता है। अभी कोई खुद को राजनीतिक कहे और उसको इतनी सी बात भी समझ में ना आए कि राजनीति का संधि विच्छेद क्या होता है। क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टी इस वक्त सियासत कर रही है? ठीक है, हमारे साथ फहमीदा जी एक बार फिर जुड़ चुकी है। पार्टी है तो सियासत क्यों नहीं करेगी? ठीक है सर, ठीक है, आते हुए इससे विचार से हारेगा नहीं तो क्या करेगा? इस वक्त तो कहा जा रहा है कि सीएम जो है आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर फडणवीस जी होंगे और साथ ही आउट होने वाली है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। जी पलक जी, क्या है ना, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, ये दुनिया के अंदर एक दस्तूर है, या तो आप सामने वाले को कन्विंस कर दीजिए या कंफ्यूज कर दीजिए या उसके दिमाग को करप्ट कर दीजिए। द 3C कहलाता है ये मार्केटिंग का। तो अब इन्हें कन्विंस करना इनके बस की बात नहीं, कंफ्यूज ये कर नहीं सकते। तो ये सबसे न्यूनतम स्तर जो होता है पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर आगे करप्ट करेंगे। ये ऐसा भ्रांति फैला रहे हैं, इसके कहने के इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। सिर्फ क्या है कि कुछ ऐसा जबरदस्ती सोच रहे हैं कि 1000 बूंद पानी के अंदर अगर एक बूंद शाही भी चली जाए तो शायद वो अपना रंग छोड़ दे। लेकिन ये इनके ख्याली मंसूबे पूरे होने के नहीं है, ऐसा कुछ होने का नहीं है। बहुत सशक्त रूप में जो है इस समय फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार खड़ी है, जिसमें अजीत पवार भी, जो अभी 2 व्हीलर था अभी 3 व्हीलर हो चुका है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई है। और जहां तक बात रही जबरदस्ती, यहां पे मैं अभी शुरू में सुन रहा था शिंदे जी का नाम घसीटने की, तो वो क्या है कि कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना ही है, कोई डाउट ही क्रिएट करना है। तो ऐसा क्रिएट कर दो कि अब शिंदे जी जाने वाले तो नहीं है, ये शिंदे जी का बैकअप प्लान उससे पहले तैयार तो नहीं किया जा रहा। ये सब बेकार की अटकलें हैं। ऐसी अफवाहें, ऐसी कहानियां मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे बहुत आती हैं, पर इनका कहीं दूर दूर तक सच्चाई से लेना देना नहीं। हाँ, अजीत पवार जी के जाने की आहट शरद जी को सुनाई दे रही थी, काफी दिन से सुनाई दे रही थी, लेकिन जाने क्यों वो राजनीति का चाणक्य जो महाराष्ट्र का कहलाता है, वो ना इसको देख पाया ना भाप पाया। चलते चलते बस एक ही बात कहूंगा आपके माध्यम से कि आप खुद सोचिएगा, जिस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट और सिटिंग सांसद प्रफुल्ल पटेल
और जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे जी को, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को आपको पार्टी से निकालना पड़ जाए तो आप क्या पार्टी संभाल रहे हैं? काहे के चनकिया हैं और काहे की पार्टी को एकजुट कर रखा है कि आपको अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को निकालना पड़ जाए? इससे बड़ी कौन सी पोस्ट होगी बताइए? इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? सच्चाई तो यह है कि बीजेपी को पता है एकनाथ शिंदे के साथ आपको सफलता नहीं मिल रही है। जी आशीष जी। जी पलक जी, मैं तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ने का कोई बड़ा फायदा नहीं। मैं इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक चीज होती है लाइफ में और करना, एक होता है एंड करना। हमने यहां पे और नहीं किया कि हमें एकनाथ शिंदे जी के साथ आगे बढ़ना है या अजीत पवार जी के साथ आगे बढ़ना है, और का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी ऑल इंक्लूसिव पार्टी है, बहुत बड़ा दिल है हमारे शीर्ष नेतृत्व का। हम तो एंड की बात करते हैं, तो इसलिए जो साथ जुड़ के इस राष्ट्र को राष्ट्रगुरु बनाने के लिए अग्रसर होना चाहता है, जो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2024 में भगवा लहराना चाहता है, वो हमारे साथ आ सकता है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देश की राजनीति और जनता को पूरा जानने का अधिकार है। जनता को जानने का अधिकार, देखिएगा यहाँ पे दो अलग बातें हैं। जनता का अधिकार तब आता है जब री इलेक्शन है। यहाँ पे जो चुना हुआ एमएलए है वो अगर अपनी विचारधारा की पार्टी के साथ जा रहा है और उसको लगता है, और यहाँ पे जो ये बार बार बात कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई, कौन सा डिस्क्वालीफाई? क्या एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आता है क्या? जब 51 के आसपास एमएलए उनके साथ पहुंच गए हैं, 40 का तो लेटर दिया जा चुका है, और उसके सामने से शरद जी के पास गिने चुने 12-15 एमएलए रह गए हैं। जब पूरी की पूरी पार्टी उधर मूव कर गई है, तो यहां तो वही होने वाला है जो उद्धव शिवसेना के साथ हुआ था। ना पार्टी ऑफिस इनका बचेगा, ना इनका सिंबल बचेगा, ना इनका नाम बचेगा, क्योंकि ये पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम कोई शरद जी के नाम से या उद्धव जी के नाम से नहीं है। जब पार्टी के अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी और को अपना नेता मान ले, जो ऑलरेडी स्पीकर को रिटर्न दे चुके हैं कि अजीत पवार जी हमारे नए नेता हैं, तो जो नेता वो चुन रहे हैं, पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ उसी के नाम से चलेगा। कि क्या अभी जनता ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये जनता का फैसला नहीं था। मान रहे ना इस बात को? जनता का जनता ठगा हुआ इसलिए महसूस नहीं कर रही है पलक जी। जनता ठगा हुआ महसूस तब कर रही थी जब उद्धव सेना, जो कि बीजेपी के साथ जुड़ने की वजह से पावर में आई थी और बाद में उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया, तब जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी। यहां पे जनता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार नहीं बदली है, आइडियोलॉजी नहीं बदली है। ठीक है, कुछ एमएलए वहां से वहां शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन उससे हमारी विचारधारा नहीं बदली है। हमारी विचारधारा जो उन्नति प्रोग्रेस की है वो वही रहेगी, और ये सरकार जो है सशक्त रूप से मुंबई को एक उज्जवल भविष्य देने के अपने संकल्प में दृढ़ निश्चयी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, कुलदीप जी। कुलदीप जी, वो भी समय आएगा, चुनाव भी होगा। फिलहाल तो आप अपनी हालत देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी भी कांग्रेस हथियाने को तैयार बैठी है, उसके भी इस समय 44 एमएलए हैं। आप अपनी हालत देखिए, कहां पे तो आप राज कर रहे थे, राजा बने बैठे थे, कहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं रहे, और आज के डेट में मात्र 12 विधायकों पे टिके हुए हो, वो भी कितने दिन आपके साथ है, भगवान मालिक है। आप अपनी हालत देखो, दूसरों की चिंता छोड़ो, दूसरे तो उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप कहां जा रहे हो वो सोचो। मुंह के बल तो आप गिर रहे हो दोस्त। ठीक है, भाई साहब, एक आदमी ऐसा बता दो जिसको महत्वाकांक्षा ना हो। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और महत्वाकांक्षी हैं, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, कुलदीप जी बोलिए। क्यों सच्चाई से भागते हो? क्या 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 उद्धव जी को महत्वाकांक्षा नहीं थी? काहे के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था? भूल गए थे बाबा साहब अपना पिताश्री की सीख भूल गए थे कि चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। महत्वाकांक्षा थी तभी मिलाया था ना। आपकी महत्वाकांक्षा किसी और की महत्वाकांक्षा पाप। तो इनकी विचारधारा क्या है? लोग अभी यही जानना चाहते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा है। बहन, आप हमारी विचारधारा छोड़ो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो। ना पार्टी आपके हाथ में रही, ना सिंबल आपके हाथ में रहा, ना प्रेसिडेंट आपका रहा। आप अपने अस्तित्व की, अपने वजूद की लड़ाई के बारे में सोचो, हमें ज्ञान मत दो। ठीक है, पार्टी का देखिएगा पलक जी,
पलक जी, यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि जो अक्सर कहा जाता है कि आप भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़ के वो वॉशिंग मशीन में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, अगर उनके ऊपर जो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है वो चालू रहेगा। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, वो अपना काम करती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ गए तो उनका किसी तरह की जांच एजेंसीज के उसमें जांच में कोई फर्क आएगा। ये दो अलग विषय हैं। कंधे पर रख के एंट्री की थी आपने, बाला साहब ठाकरे की छाती पे पांव रख के इधर एंट्री की और उसी के बेटे को दबाने की कोशिश की। आपको जब ना ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए बाला साहब ठाकरे के लिए। छाती पे पांव उनके रख दे, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं। ये जो फर्जी शिवसेना के बैठे हैं ना, ये इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। हम आज भी बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, इसलिए ऐसी भाषा नहीं बोलिए आप। स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। चाचा भतीजे की इस जंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देश भर के राजनीतिक दल इस सियासी उठापटक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। तो एनसीपी लगातार टूट की तरफ बढ़ रही है और शरद पवार जल्द पासा पलटने का दम भर रहे हैं। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और पार्टी में टूट के लिए शरद पवार ने बीजेपी पर शक जाहिर किया है। पवार परिवार में मचे घमासान के बीच शरद गुट ने प्रफुल्ल तटकरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वहीं अजीत कैंप्स ने जयंत पाटिल से महाराष्ट्र अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली। पवार की तस्वीर बदल देने वाले बयान के बाद 5 तारीख को दोनों दलों ने बैठक बुलाई है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पावर की पॉलिटिक्स का लोहा हर कोई मानता है, लिहाजा हर कोई महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर शरद पवार के जवाब से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर महाभारत जारी है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एनसीपी से निकाला गया है। अजीत पवार के नए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी आज हुआ है। दोनों गुटों की 5 जुलाई को अलग अलग बैठक भी होते हुए नजर आएगी। इस बीच इस उठापटक के अंदर सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अजीत पवार के पोस्टर हटे तो वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना घटी। अजीत पवार को बीजेपी ने ऑफर दिया पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये बात उन्होंने कही कि उनके नेता एनसीपी के ही रहेंगे और गठबंधन के अंदर शामिल हो। कई सारे सियासी पंडित ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। और ध्यान देने वाली बात है कि बीएमसी के चुनाव से पहले भी इस तरीके की जो हम बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया देख रहे हैं वो अपने आप में काफी मायने रखती है। पवार अपनी पावर दिखा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक अभी भी जारी है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने 5 जुलाई को मुंबई में एक बैठक बुलाई है। मीटिंग में भविष्य की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो साथ ही पवार ने सभी को बैठक में शपथ पत्र के साथ आने को कहा है। शपथ पत्र का फॉर्मेट पवार कैंप के जरिए शेयर किया जाएगा। इस बीच शपथ पत्र में नेताओं का नाम, जिला लिखना भी अनिवार्य रहेगा। तो इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सवालों के जवाब जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। कौन से वो सवाल है, पहले एक नजर बाहर डालेंगे, फिर चर्चा की ओर भी बढ़ेंगे। बैठक में क्या अब पवार अपनी पार दिखा पाएंगे? तो क्या चाचा भतीजे की जंग में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तो इस बीच शरद पवार के हाथ से क्या एनसीपी चली गई है या चली जाएगी? महाराष्ट्र में क्या अब आने वाले समय में इसी तरीके से सियासत जारी रहेगी कि किसी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, किसी की पार्टी का चिन्ह अपने नाम करवा रहे हैं? कई सारी चीजें हम पिछले 1 साल के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर देख पा रहे हैं। तो क्या इस बगावत पर पूर्ण विराम लगेगा भी या नहीं? अब इस बीच बड़े सवाल शिंदे के ऊपर भी उठ रहे हैं कि ज्यादा दिन तक बीजेपी की और शिंदे गुट वाली सरकार नहीं चलने वाली है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति लगातार दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है।
साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जहां पर एनसीपी के नेताओं ने बीजेपी के साथ हाथ मिला ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अजीत पवार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 40 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एनसीपी को छोड़ दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। तो क्या अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चलेंगे या फिर वह भी पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? और इसकी अटकलें पहले ही बीजेपी को लग गई और इसकी जानकारी पहले ही बीजेपी को पता चल गई। इस वजह से ये बड़ा फैसला जो है वह लिया गया है। बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जितने भी चुनाव हुए उसके अंदर जीत जो है वह बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर उपचुनावों में नहीं मिली। यही कारण रहा कि अजीत पवार के साथ पार्टी ने हाथ मिलाया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष हांडा हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ कुलदीप तिवारी भी जुड़ गए हैं, उद्धव गुट समर्थक है, और आशीष हांडा हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? कहा जा रहा है कि बीजेपी को जीत की लत लग गई है। कर्नाटक के अंदर हार मिली, उसके बाद जीत चखने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र के अंदर ये हम देख रहे हैं कि जीत के मजे जो है लेने के लिए, अपने आप को गर्व की अनुभूति कराने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। पलक जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, क्या है, एक पुरानी कहावत है, बोले खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब भी आपके पास कुछ करने को होता नहीं ना, तो आप इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, इसको इल्जाम दो, उसको इल्जाम दो। इस दुनिया में आप दो में से एक ही चीज दे सकते हैं, या तो रिजल्ट या तो रीजन। जिनके पास रिजल्ट नहीं होता उनके पास रीजन जरूर होता है। सबसे बड़ी बात इसमें बीजेपी का कहीं कोई लेना देना है ही नहीं। एक पार्टी क्या, ऐसी अनेकों पार्टियां हैं जो बीजेपी की विचारधारा को देखते हुए, समझते हुए बीजेपी के साथ जुड़ना चाहती हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है हम उसका स्वागत ही करेंगे, हम मना क्यों करेंगे? हमने किसी को खरीदा हो, किसी को बेचा हो, किसी को तोड़ा हो, किसी को मरोड़ा हो, किसी को डराया हो, किसी को धमकाया हो, तो कोई प्रत्यक्ष या प्रमाण चाहिए। ऐसी बस कहने के लिए कह दिया जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। जबकि सच्ची बात यह है कि यहां पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फिर से एक बार हावी हो रही थी। वो जो अंध प्रेम था वो हावी हो रहा था कि मेरे बाद मेरी विरासत मेरे बेटा या मेरी बेटी को जाए। इसका जो प्रयास था ये उसी का बैकलैश का नतीजा है। इससे हमारा कहीं कोई लेना नहीं देना नहीं। बाकी तो इनकी आपस की अंदरूनी बातें हैं जी, उसमें हम बोलने वाले होते कौन है। पर आपने सवाल पूछा और आपने डिबेट में बुलाया तो हमें अपना पक्ष तो रखना ही है कि हमारा इसमें कोई पक्ष है ही नहीं, ये इनकी आपस की कलेश है। और जहां तक बात रही जबरदस्ती, यहां पे मैं अभी शुरू में सुन रहा था शिंदे जी का नाम घसीटने की, तो वो क्या है कि कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना ही है, कोई डाउट ही क्रिएट करना है। तो ऐसा क्रिएट कर दो कि अब शिंदे जी जाने वाले तो नहीं है, ये शिंदे जी का बैकअप प्लान उससे पहले तैयार तो नहीं किया जा रहा। ये सब बेकार की अटकलें हैं। ऐसी अफवाहें, ऐसी कहानियां मार्केट में इलेक्शन के टाइम पे बहुत आती हैं, पर इनका कहीं दूर दूर तक सच्चाई से लेना देना नहीं। हाँ, अजीत पवार जी के जाने की आहट शरद जी को सुनाई दे रही थी, काफी दिन से सुनाई दे रही थी, लेकिन जाने क्यों वो राजनीति का चाणक्य जो महाराष्ट्र का कहलाता है वो ना इसको देख पाया ना भाप पाया। चलते चलते बस एक ही बात कहूंगा आपके माध्यम से कि आप खुद सोचिएगा, जिस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट और सिटिंग सांसद प्रफुल्ल पटेल और जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे जी को, इतने बड़े बड़े पदाधिकारियों को आपको पार्टी से निकालना पड़ जाए, तो आप क्या पार्टी संभाल रहे हैं? काहे के चाणक्य हैं और काहे की पार्टी को एकजुट कर रखा है कि आपको अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को निकालना पड़ जाए? इससे बड़ी कौन सी पोस्ट होगी बताइए? इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? जी भलक जी, क्या कहना चाहेंगे? संजय राउत ये बात कह रहे थे कि ज्यादा दिनों तक ये सरकार टिकेगी नहीं, सरकार तो और मजबूत हो गई। आशीष जी वरिष्ठ में उनका सम्मान करता हूँ। जिस मासूमियत के साथ वो कह रहे हैं ना कि कलम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आजकल बहुत व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर चल रहा है, वॉशिंग पाउडर निर्मा भाजपा देख रहे होंगे आप। ज्यादा चंद दिन हुए भी 27 तारीख को मोदी की छाती पीट कर कहते थे कि एनसीपी का स्पष्ट रूप से उन्होंने नाम लिया, एनसीपी का फुल फॉर्म नेशनल ड्राफ्ट पार्टी कर दिया,
यहाँ पे 7,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा। मतलब कितने तरीके से, मतलब 80 घंटे की सरकार के अंदर क्लीन चिट दे दी गई थी। दोबारा उनका एक बैंक घोटाला है, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ इनके पास इंस्ट्रूमेंट है, एक वॉशिंग मशीन है, उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने फिट कर दिए हैं, ईडी, सीबीआई और आईटी नामा। ये जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट इतने प्यारे तरीके से काम करते हैं कि जिसके पीछे भी लगा देते हैं, फिर इनको कुछ नहीं करना पड़ता है। ईडी सीबीआई का डर दिखा के ये अपने सत्ता गिराते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। और आशीष जी ने मासूमियत से कहते हैं हमारा कुछ लेना देना नहीं है। क्या आशीष जी बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो जांच चल रही थी उसका क्या हुआ? आशीष जी बताएंगे हेमंत बिस्व शर्मा जी जिनके ऊपर जांच चल रही थी उनको तो मुख्यमंत्री प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पद पर उन्होंने भेज दिया, उस जांच का क्या हुआ? शिवसेना के जो लोग गए थे भागी होकर कोई नहीं गया, क्योंकि उद्धव जी ने शिंदे जी को ही विधायक दल का नेता बनाया था। उद्धव जी ने ही शिंदे जी से पूछा था कि आपको मुख्यमंत्री बनना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। लेकिन जो इन्होंने ईडी नहीं, लेकिन कुलदीप जी, जब आपके मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, पहले तो संजय राउत जी कह रहे थे कि सरकार टूट जाएगी, अब संजय राउत जी का ताजा बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जी अब जो एकनाथ शिंदे जी हैं उनको हटा दिया जाएगा पद से 10 दिन के अंदर, और जो है फिर से एक शपथ ग्रहण समारोह होगा और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री फडणवीस बनते हुए नजर आएंगे। तो आप अपनी बात पे कुछ स्टैंड है, क्योंकि कभी आप कुछ कह रहे हैं फिर कुछ कह रहे हैं। हालांकि जी ये तो साफ दिख रहा है, देखिए अजीत पवार जी गए हैं वो ऑप्शन के तौर पर गए हैं। शिंदे जी को इन्होंने, फडणवीस जी ने सोचा होगा कि हम अपने तरीके से चला लेंगे। शिंदे जी को इस दिनों तक तो चले इनके हिसाब से, फिर उन्होंने पेपर में ऐड दे दिया। शिंदे जी की भी महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन वो उद्धव जी के सामने तो बोल नहीं पाए। लेकिन वहां पे ऐड दे रहे हैं, क्या ऐड दे रहे हैं कि देश में नरेंद्र और प्रदेश में कौन? एकनाथ शिंदे। तो आपको पता हुआ है कितना विवाद पड़ा, बाद में सफाइयां भी। जब फडणवीस जी को समझ में आ गया कि तो हमारे लिए भी भाई कहीं ना कहीं गड्ढा खोल रहे हैं, तो उन्होंने तो ऑप्शन के तौर पर कहीं ना कहीं सिक्के पे लगाम कसने के लिए ये सब किया है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, जब निर्णय दिया था, तो उन्होंने राज्यपाल जी की भूमिका पर सवाल उठाए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। और अब ये कहा गया कि जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको शायद लगभग 11 अगस्त से 15 अगस्त तक निर्णय देना है। तो ये तो 10वीं अनुसूची के साथ तो स्पष्ट पता तो अभी 16 विधायक जब ये इनको आयोग होना ही होना है, तो जब 16 विधायक आयोग होंगे तो एक तिहाई कहाँ रह जाएगा? तो 24 विधायक भी आयोग ठहराए जाएंगे। सरकार गिरना है तो उन्होंने ऑप्शन पे नोटा। ठीक है, हमारे साथ एनसीपी से फहमीदा हसन खान भी जुड़ गई हैं। फहमीदा जी, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि चर्चा काफी ज्यादा जरूरी है। एनसीपी पोस्टर लगा रही थी और पोस्टर के अंदर अजीत पवार को ना लगाना आपको महंगा पड़ गया। एक बार फिर से फहमीदा जी तक हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद संपर्क उनके साथ टूट गया है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पिछले जितने भी उपचुनाव जो हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, बीजेपी को केवल और केवल हार ही मिली है। शायद पार्टी को यह बात पता चल गई कि एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाने से कोई बड़ा फायदा जो है वह नहीं मिला है। इस वजह से आपने अजीत पवार के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि बीएमसी के अंदर चुनाव जीतने हैं, फिर लोकसभा आ खड़े हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने हैं। जी आशीष जी। पलक जी, मैं तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ने का कोई बड़ा फायदा नहीं। मैं इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक चीज होती है लाइफ में और करना, एक होता है एंड करना। हमने यहां पे और नहीं किया कि हमें एकनाथ शिंदे जी के साथ आगे बढ़ना है या अजीत पवार जी के साथ आगे बढ़ना है। और का कोई स्थान नहीं है। बीजेपी ऑल इंक्लूसिव पार्टी है, बहुत बड़ा दिल है हमारे शीर्ष नेतृत्व का। हम तो एंड की बात करते हैं। तो इसलिए जो साथ जुड़ के इस राष्ट्र को राष्ट्रगुरु बनाने के लिए अग्रसर होना चाहता है, जो मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2024 में भगवा लहराना चाहता है, वो हमारे साथ आ सकता है। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक ये उद्धव गुट के समर्थक जी हमारे साथ क्या हैं, आप समझ पा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वे बयान देते हैं और कई सारे इतने सारे लिस्ट गिना देते हैं घोटाले की, अजीत पवार और कई सारे एनसीपी के नेता। तो कोई पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है या फिर कोई बात के आप पक्के हैं कि अगर हम जो बात कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस है हमारी तरफ से, फिर आप
अगर आपके लिए वो भ्रष्टाचारी हैं तो आप उनके साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? आप कहिए ना ठीक है आप अपनी पार्टी के साथ रुष्ट हैं, लेकिन हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। ये स्टैंड होना चाहिए ना सर पार्टी का। देखिएगा पलक जी यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि जो अक्सर कहा जाता है कि आप भ्रष्टाचारी आपके साथ जुड़ के वो वॉशिंग मशीन में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं, अगर उनके ऊपर जो भी भ्रष्टाचार का मुकदमा है वो चालू रहेगा। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, वो अपना काम करती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जुड़ गए तो उनका किसी तरह की जांच एजेंसीज के उसमें जांच में कोई फर्क आएगा। ये दो अलग विषय हैं। लेकिन जहां पे पॉलिटिक्स की बात है, आपको पता है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं पलक जी? राजनीति। राजनीति को संधि विच्छेद कीजिएगा तो राज करने की नीति को राजनीति कहा जाता है। अभी कोई खुद को राजनीतिक कहे और उसको इतनी सी बात भी समझ में ना आए कि राजनीति का संधि विच्छेद क्या होता है, क्यों लग रहा है तो कि आपकी पार्टी इस वक्त सियासत कर रही है? ठीक है, हमारे साथ फहमीदा जी एक बार फिर जुड़ चुकी है। पार्टी है तो सियासत क्यों नहीं करेगी? ठीक है सर, ठीक है, एक बार आती हूँ इससे विचार से, हारेगा नहीं तो क्या करेगा? सर विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फहमीदा जी फिर एक बार जुड़ गई हैं। आशा करती हूँ फहमीदा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? पोस्टर पर फोटो ना लगाना महंगा पड़ गया एनसीपी को। अजीत पवार का कहा जा रहा है कि कारण सबसे बड़ा यही है कि आपने उनको दरकिनार करा और अब उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया। अभी जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी है, तो अभी तक तो अध्यक्ष शरद पवार जी ही बने हुए हैं, तो उनको पूरा जिनकी नियुक्ति उन्होंने की है तो उनको पूरा हक है कि उनका बरतरफ करे उनको। तो वो कोई गलत तो है नहीं। वो तो जो जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं, अभी मैं फोनो पे मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि अगर आज मोदी जी जिनको चाहे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जितनी नियुक्तियां हुई होंगी उनको वो बरतरफ कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे भाई की बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, तो ये जो बोल रहे कि भ्रष्टाचार के मुकदमे चालू रह सकते हैं, अरे लेकिन जब आप एक बात जो बोलते हैं हिंदुत्व का मुद्दा और एक बात जो बोलते भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचारियों को मंत्री क्यों बना रहे हो? इसका मतलब तो बीजेपी का मीनिंग ही बदलता जा रहा है कि भ्रष्टाचारी जन पार्टी फिशिंग बोल के क्या देवेंद्र फडणवीस जी। तो क्या मैम आप ये कहना चाह रही है कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? अभी कैसे हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, क्योंकि ये दाग लगाने वाले 27 जून के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और उन्होंने ही 2 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ने उनको क्लीन चिट देके मंत्रिमंडल में शामिल करके एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाले का कलंक धो दिया। तो किस हिसाब से भ्रष्टाचारी पार्टी हुई? लेकिन फहमीदा जी ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पार्टी के अध्यक्ष को मालूम नहीं था? पूरा विवाद चालू होता है कि जब आप अजीत पवार का जब बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि पोस्टर तो महत्व रखता है, आप दिखाते हैं कि कौन नेतृत्व कर रहा है इस पूरी पार्टी का। वहां पर आप अजीत पवार की तस्वीरें नहीं लगा रहे, तो आप उनको यही कह रहे हैं ना कि हमारे लिए दरवाजे बंद है, आप कहीं और अपना रास्ता खोजिए। जी फहमीदा जी, उस दिन कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अंदर कहाँ पवार साहब का फोटो था, सुप्रिया ताई का फोटो था और प्रफुल्ल पटेल जी का फोटो था, क्योंकि वो दोनों कार्यकारी अध्यक्ष थे और वो मीटिंग ही कार्यकारी अध्यक्ष की थी। उसमें मैम मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। सुप्रिया जी जो खुद अजीत जी को बड़ा भाई बोलती हैं, वो सुपरसीड करके कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गई? नहीं, बहस यहाँ पर ये नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बन गई सुप्रिया जी। बहस यहाँ पर यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले आपने इस तरीके से प्रचार करने की कोशिश करी फहमीदा जी, पोस्टर लगाए बकायदा कि नेतृत्व जो है वो सुप्रिया जी की अध्यक्षता के अंदर हो रहा है। नेतृत्व पवार साहब का भी फोटो था, जो कार्यकारी अध्यक्ष, वहाँ प्रांताध्यक्ष का भी कहाँ फोटो था, जयंत पाटिल जी का भी फोटो नहीं था, हालांकि वो प्रांताध्यक्ष पद पे है, तो उधर ये 3 ही जन का कार्यकारी अध्यक्ष। फहमीदा जी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उद्धव गुट समर्थक कुलदीप जी के पास में आना चाहूंगी। कुलदीप जी क्या करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल के अंदर अभी शिवसेना उद्धव वाली है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 12 विधायक हैं। एनसीपी जो है वह चली गई, एकनाथ शिंदे भी चले गए बीजेपी के पास। आप केवल और केवल अभी बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार टूटेगी टूटेगी टूटेगी। सरकार टूट तो नहीं रही और मजबूत हो रही है। आप कितना जुड़ रहे हैं, आप कितना मजबूत हो रहे हैं?
पलक भी ये बात तो सभी जानते कि जो ये चालक अली बाबा और 40 चोर गए थे, गद्दार गए थे, ये या तो ईडी सीबीआई के डर से गए थे, दूसरी बात इनको कहीं ना कहीं मंत्री पद का लालच था। कुछ आप लोगों को पता होगा कि कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से बच्चू कड़ू जी जो इनके साथ में गए थे वो शिवसेना के नहीं। भाई साहब एक आदमी ऐसा बता दो जिसको महत्वाकांक्षा ना हो। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और महत्वाकांक्षी हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, कुलदीप जी बोलिए। क्यों सच्चाई से भागते हो? क्या 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 उद्धव जी को महत्वाकांक्षा नहीं थी? काहे के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था? भूल गए थे बाबा साहब अपना पिताश्री की सीख भूल गए थे कि चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस से हाथ नहीं लाएंगे। आदिल जी ने महत्वाकांक्षा की तभी मिलाया था ना। भाजपा के जितने आपकी महत्वाकांक्षा किसी और की महत्वाकांक्षा क्या बात है आपकी? ठीक है, कुछ विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फमीदा जी फिर एक बार जुड़ गई हैं। आशा करती हूँ फमीदा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? पोस्टर पर फोटो ना लगाना महंगा पड़ गया एनसीपी को। अजीत पवार का कहा जा रहा है कि कारण सबसे बड़ा यही है कि आपने उनको दरकिनार करा और अब उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया। अभी जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी है, तो अभी तक तो अध्यक्ष शरद पवार जी ही बने हुए हैं, तो उनको पूरा जिनकी नियुक्ति उन्होंने की है तो उनको पूरा हक है कि उनका बरतरफ करे उनको। तो वो कोई गलत तो है नहीं। वो तो जो जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं, अभी मैं फोनों पे मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि अगर आज मोदी जी जिनको चाहे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जितनी नियुक्तियां हुई होंगी उनको वो बरतरफ कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे भाई की बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, तो ये जो बोल रहे कि भ्रष्टाचार के मुकदमे चालू रह सकते हैं, अरे लेकिन जब आप एक बाजू बोलते हैं हिंदुत्व का मुद्दा और एक बाजू बोलते भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचारियों को मंत्री क्यों बना रहे हो? इसका मतलब तो बीजेपी का मीनिंग ही बदलता जा रहा है कि भ्रष्टाचारी जन पार्टी फिशिंग बोल के क्या देवेंद्र फडणवीस। तो क्या मैम आप ये कहना चाह रही है कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? अभी कैसे हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारी, क्योंकि ये दाग लगाने वाले 27 जून के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और उन्होंने ही 2 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ने उनको क्लीन चिट देके मंत्रिमंडल में शामिल करके एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाले का कलंक धो दिया। तो किस हिसाब से भ्रष्टाचारी पार्टी हुई? लेकिन फमीदा जी ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पार्टी के अध्यक्ष को मालूम नहीं था? पूरा विवाद चालू होता है कि जब आप अजीत पवार का जब बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि पोस्टर तो महत्व रखता है, आप दिखाते हैं कि कौन नेतृत्व कर रहा है इस पूरी पार्टी का, वहां पर आप अजीत पवार की तस्वीरें नहीं लगा रहे, तो आप उनको यही कह रहे हैं ना कि हमारे लिए दरवाजे बंद हैं, आप कहीं और अपना रास्ता खोजिए। जी फमीदा जी, उस दिन कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अंदर कहाँ पवार साहब का फोटो था, सुप्रिया ताई का फोटो था और प्रफुल्ल पटेल जी का फोटो था, क्योंकि वो दोनों कार्यकारी अध्यक्ष थे और वो मीटिंग ही कार्यकारी अध्यक्ष की थी। उसमें कहा मैम मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। सुप्रिया जी जो खुद अजीत जी को बड़ा भाई बोलती हैं, वो सुपरसीड करके कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गई? नहीं, बहस यहाँ पर ये नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बन गई सुप्रिया जी, बहस यहाँ पर यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले आपने इस तरीके से प्रचार करने की कोशिश करी फमीदा जी, पोस्टर लगाए बकायदा कि नेतृत्व जो है वो सुप्रिया जी की अध्यक्षता के अंदर हो रहा है। नेतृत्व पवार साहब का भी फोटो था, जो कार्यकारी अध्यक्ष, वहाँ प्रांताध्यक्ष का भी कहाँ फोटो था, जयंत पाटिल जी का भी फोटो नहीं था, हालांकि वो प्रांताध्यक्ष पद पे है, तो उधर ये 3 जन का फोटो कार्यकारी अध्यक्ष। फमीदा जी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उद्धव गुट समर्थक कुलदीप जी के पास में आना चाहूंगी। कुलदीप जी क्या करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल के अंदर अभी शिवसेना उद्धव वाली है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 12 विधायक हैं, एनसीपी जो है वह चली गई, एकनाथ शिंदे भी चले गए बीजेपी के पास, आप केवल और केवल अभी बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार टूटेगी टूटेगी टूटेगी। सरकार टूट तो नहीं रही और मजबूत हो रही है, आप कितना जुड़ रहे हैं, आप कितना मजबूत हो रहे हैं? पलक भी ये बात तो सभी जानते कि जो ये चालक अली बाबा और 40 चोर गए थे, गद्दार गए थे, ये या तो ईडी सीबीआई के डर से गए थे,
दूसरी बात, इनको कहीं ना कहीं मंत्री पद का लालच था। कुछ आप लोगों को पता होगा कि कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से बच्चू कड़ू जी जो इनके साथ में गए थे वो शिवसेना के नहीं। भाई साहब, एक आदमी ऐसा बता दो जिसको महत्वाकांक्षा ना हो। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और महत्वाकांक्षी हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, कुलदीप जी बोलिए। क्यों सच्चाई से भागते हो? क्या 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 उद्धव जी को महत्वाकांक्षा नहीं थी? काहे के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था? भूल गए थे बाबा साहब अपना पिताश्री की सीख भूल गए थे कि चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस से हाथ नहीं लाएंगे। आदित्य जी ने महत्वाकांक्षा थी तभी मिलाया था ना। भाजपा के जितने आपकी महत्वाकांक्षा किसी और की महत्वाकांक्षा भ्रष्टाचार की क्या बात है आपकी? ठीक है कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? खाना जी का ये सवाल है आपसे। दूसरों की महत्वाकांक्षा पाप है आपकी, ठीक है? नहीं आती, जब हिंदुत्व याद नहीं आता। अब आपने नाम से सर, आपकी महत्वाकांक्षा उचित कैसे है ये बताइए? काहे के लिए कांग्रेस की गोद में जाके बैठे थे? काहे अपने सिद्धांतों के साथ ऐसा समझौता किया था? आपको कट्टर हिंदुत्व की अपनी छवि को काहे घूमिल किया था? जी ने भी इमरजेंसी में, सुनिए, बाला साहब ठाकरे जी ने भी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी का साथ दिया था। प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए कांग्रेस का साथ दिया था। आपको इतिहास शिवसेना का पता नहीं है आदित्य जी। देखिए, अभी अपनी गलत हरकतों को भी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बाला साहब के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। आप एक चीज के ठाकरे का नाम खराब कर रहे हैं। आपका कौन सा गठबंधन था? भाजपा की जो महबूबा छोड़िए महबूबा को साहब, यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपसे अपनी सल्तनत सबली नहीं अब किसी और की जा रही है, तो आपको ठीक है, किसी तरीके से पराई आशीष जी एक बार कुलदीप जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक बार आशीष जी बोल लेने दीजिए, कुलदीप जी बोलिए। चलेगा पलक जी। आदित्य जी देखिए, क्या जो भाजपा के प्रवक्ता आते हैं उनको हिंदुत्व, विचारधारा और भ्रष्टाचार ये 3 नाम लेते, इसके अलावा इन्होंने विकास तो कुछ किया नहीं। महंगाई कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल डीजल गैस सब दाम। अरे हिंदुत्व की बात करेंगे, कांग्रेस का साथ दिया है शिवसेना ने। बाला साहब ठाकरे जी ने जब इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा जी का साथ दिया है। जब प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बनाना था तब आप उन्होंने किसके पक्ष में वोट डाला था? कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला था। और जो भाजपा कार्यकर्ताओं की दुआ है महबूबा जी, उनके साथ आपका कौन सा हिंदुत्व का गठबंधन था? आप बताएंगे? हुसैन चौटाला जी के साथ आपका कौन सा हिंदुत्व का गठबंधन है? नीतीश कुमार जी के साथ कौन सा हिंदुत्व का गठबंधन है? आप लोगों ने जिसने आपका साथ दिया है ये सब जानते हैं। भाजपा का जिसने भी साथ दिया है उस पार्टी के लिए भाजपा ने अपने दोस्तों के साथ गद्दारी की, ये सब जानते हैं। आप नीतीश कुमार जी के साथ आपने क्या किया? चिराग पासवान को आगे करके चंद्रबाबू नायडू। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच चर्चा हम कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत पर और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ आशीष हांडा हैं और साथ ही कुलदीप जी हमारे साथ उद्धव पार्टी के समर्थक हैं और साथ ही हमारे साथ फहमीदा हसन खान एनसीपी से जुड़ी हुई हैं। हांडा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जब से डिबेट की शुरुआत हुई आप कह रहे हैं कि बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है इससे, उनको पार्टी में आना था। हमने कहा आओ जी, लेकिन इस वक्त तो कहा जा रहा है कि सीएम जो है आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर फडणवीस जी होंगे और साथ ही आउट होने वाली है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। इस वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। जी पलक जी, क्या है ना, पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, ये दुनिया के अंदर एक दस्तूर है, या तो आप सामने वाले को कन्विंस कर दीजिए या कंफ्यूज कर दीजिए या उसके दिमाग को करप्ट कर दीजिए। द 3C कहलाता है ये मार्केटिंग का। तो अब इन्हें कन्विंस करना इनके बस की बात नहीं, कंफ्यूज ये कर नहीं सकते, तो ये सबसे न्यूनतम स्तर जो होता है पॉलिटिक्स का उसके ऊपर आगे करप्ट करेंगे। ये ऐसा भ्रांति फैला रहे हैं, इसके कहने के इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है। सिर्फ क्या है कि कुछ ऐसा जबरदस्ती सोच रहे हैं कि 1000 बूंद पानी के अंदर अगर 1 बूंद शाही भी चली जाए तो शायद वो अपना रंग छोड़ दे, लेकिन ये इनके ख्याली मंसूबे पूरे होने के नहीं है, ऐसा कुछ होने का नहीं है। बहुत सशक्त रूप में जो है इस समय फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार खड़ी है, जिसमें अजीत पवार भी जो अभी 2 व्हीलर था अभी 3 व्हीलर हो चुका है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ गई है। आप इतनी विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फहमीदा जी फिर एक बार जुड़ गई हैं। आशा करती हूँ फहमीदा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी। क्या कहना चाहेंगी आप? पोस्टर पर फोटो ना लगाना महंगा पड़ गया एनसीपी को। अजीत पवार का कहा जा रहा है कि कारण सबसे बड़ा यही है कि आपने उनको दरकिनार करा और अब उन्होंने आपको दरकिनार कर दिया।
अभी जिस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी है, तो अभी तक तो अध्यक्ष शरद पवार जी ही बने हुए हैं, तो उनको पूरा जिनकी नियुक्ति उन्होंने की है, तो उनको पूरा हक है कि उनका बरतरफ करे उनको। तो वो कोई गलत तो है नहीं। वो तो जो जितने भी लोग आपके साथ बैठे हैं, अभी मैं फोनों पे मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो उनको भी ये पता होगा कि अगर आज मोदी जी जिनको चाहे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जितनी नियुक्तियां हुई होंगी उनको वो बरतरफ कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे भाई की बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, तो ये जो बोल रहे कि भ्रष्टाचार के मुकदमे चालू रह सकते हैं, अरे लेकिन जब आप एक बाजू बोलते हैं हिंदुत्व का मुद्दा और एक बाजू बोलते भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो भ्रष्टाचारियों को मंत्री क्यों बना रहे हो? इसका मतलब तो बीजेपी का मीनिंग ही बदलता जा रहा है कि भ्रष्टाचारी जन पार्टी। फिशिंग बोल के क्या देवेंद्र फडणवीस जी, तो क्या मैम आप ये कहना चाह रही है कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं? अभी कैसे हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार, क्योंकि ये दाग लगाने वाले 27 जून के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और उन्होंने ही 2 तारीख को देवेंद्र फडणवीस ने उनको क्लीन चिट देके मंत्रिमंडल में शामिल करके एनसीपी के 70,000 करोड़ का घोटाले का कलंक धो दिया। तो किस हिसाब से भ्रष्टाचारी पार्टी हुई? लेकिन फमीदा जी ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पार्टी के अध्यक्ष को मालूम नहीं था? पूरा विवाद चालू होता है कि जब आप अजीत पवार का जब बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि पोस्टर तो महत्व रखता है, आप दिखाते हैं कि कौन नेतृत्व कर रहा है इस पूरी पार्टी का, वहां पर आप अजीत पवार की तस्वीरें नहीं लगा रहे, तो आप उनको यही कह रहे हैं ना कि हमारे लिए दरवाजे बंद है, आप कहीं और अपना रास्ता खोजिए। जी फमीदा जी, उस दिन कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके अंदर कहाँ पवार साहब का फोटो था, सुप्रिया ताई का फोटो था और प्रफुल्ल पटेल जी का फोटो था, क्योंकि वो दोनों कार्यकारी अध्यक्ष थे और वो मीटिंग ही कार्यकारी अध्यक्ष की थी। उसमें मैम मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ। सुप्रिया जी जो खुद अजीत जी को बड़ा भाई बोलती हैं, वो सुपरसीड करके कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गई? नहीं, बहस यहाँ पर ये नहीं है कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बन गई सुप्रिया जी, बहस यहाँ पर यह है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले आपने इस तरीके से प्रचार करने की कोशिश करी फमीदा जी, पोस्टर लगाए बकायदा कि नेतृत्व जो है वो सुप्रिया जी की अध्यक्षता के अंदर हो रहा है। नेतृत्व पवार साहब का भी फोटो था, जो कार्यकारी अध्यक्ष, वहाँ प्रांताध्यक्ष का भी कहाँ फोटो था, जयंत पाटिल जी का भी फोटो नहीं था, हालांकि वो प्रांताध्यक्ष पद पे है, तो उधर ये 3 जन का कार्यकारी अध्यक्ष। फमीदा जी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उद्धव गुट समर्थक कुलदीप जी के पास में आना चाहूंगी। कुलदीप जी क्या करना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल के अंदर अभी शिवसेना उद्धव वाली है, क्योंकि आपके पास केवल और केवल 12 विधायक हैं, एनसीपी जो है वे चली गई, एकनाथ शिंदे भी चले गए बीजेपी के पास, आप केवल और केवल अभी बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार टूटेगी टूटेगी टूटेगी, सरकार टूट तो नहीं रही और मजबूत हो रही है। आप कितना जुड़ रहे हैं, आप कितना मजबूत हो रहे हैं? पलक भी ये बात तो सभी जानते कि जो ये 40 अली बाबा और 40 चोर गए थे, गद्दार गए थे, ये या तो ईडी सीबीआई के डर से गए थे, दूसरी बात इनको कहीं ना कहीं मंत्री पद का लालच था। कुछ आप लोगों को पता होगा कि कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से बच्चू कड़ू जी जो इनके साथ में गए थे वो शिवसेना के नहीं। भाई साहब एक आदमी ऐसा बता दो जिसको महत्वाकांक्षा ना हो, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और महत्वाकांक्षी हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक है कुलदीप जी बोलिए। क्यों सच्चाई से भागते हो? क्या 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 उद्धव जी को महत्वाकांक्षा नहीं थी? काहे के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया था? भूल गए थे बाबा साहब अपना पिताश्री की सीख भूल गए थे कि चाहे कुछ हो जाए कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। आशीष जी मैं महत्वाकांक्षा थी तभी मिलाया था ना। भाजपा के जितने आपकी महत्वाकांक्षा किसी और की महत्वाकांक्षा क्या बात है आप? ठीक है कुल स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो मुझे आप केवल और केवल ये बता दीजिए, पिछले 1 साल के अंदर जब से आपने एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाया है, चुनाव तो आप जीत नहीं पा रहे, पुणे आपकी सीट थी, दबदबा था वहां पर जीत हासिल नहीं हो पा रही बीजेपी को, कितने सारे उपचुनाव हुए, वहां पर भी अंधेरी की बात करें आपने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। सर सच्चाई तो यह है कि बीजेपी को पता है एकनाथ शिंदे के साथ आपको सफलता नहीं मिल रही है।
मैडम उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला ना आपको कि हमें आगे बढ़ना है, हमें और अच्छा काम करना सर है, फर्क और पड़ता जितने है ना, अच्छे लोग हमारे फर्क साथ पड़ता जुड़ेंगे है। अगर उनका आपकी तो पार्टी स्वागत कोई है, फैसले ले इसमें रही है तो दिक्कत कहाँ है? जनता को जानने का पूरा अधिकार है सर। फर्क क्या पड़ता है? देश की राजनीति और जनता को पूरा जानने का अधिकार है। जनता को जानने का अधिकार, देखिएगा यहाँ पे दो अलग बातें हैं। जनता का अधिकार तब आता है जब री इलेक्शन है। यहाँ पे जो चुना हुआ एमएलए है वो अगर अपनी विचारधारा की पार्टी के साथ जा रहा है और उसको लगता है, और यहाँ पे जो ये बार बार बात कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई, कौन सा डिस्क्वालीफाई? क्या एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आता है क्या? जब 51 के आसपास एमएलए उनके साथ पहुंच गए हैं, 40 का तो लेटर दिया जा चुका है, और उसके सामने से शरद जी के पास गिने चुने 12-15 एमएलए रह गए हैं। जब पूरी की पूरी पार्टी उधर मूव कर गई है तो यहां तो वही होने वाला है जो उद्धव शिवसेना के साथ हुआ था। ना पार्टी ऑफिस इनका बचेगा, ना इनका सिंबल बचेगा, ना इनका नाम बचेगा, क्योंकि ये पार्टी का सिंबल और पार्टी का नाम कोई शरद जी के नाम से या उद्धव जी के नाम से नहीं है। जब पार्टी के अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी और को अपना नेता मान ले, जो ऑलरेडी स्पीकर को रिटर्न दे चुके हैं कि अजीत पवार जी हमारे नए नेता हैं, तो जो नेता वो चुन रहे हैं, पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम, लेकिन सब आशीष कुछ जी उसी आप के ये नाम से नहीं चलेगा। समझ पा रहे कि क्या अभी जनता ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, क्योंकि ये जनता का फैसला नहीं था। मान रहे हैं ना इस बात को? जनता का जनता फैसला ठगा नहीं हुआ था। इसलिए महसूस नहीं कर रही है पलक जी, जनता ठगा हुआ महसूस तब कर रही थी जब उद्धव सेना, जो कि बीजेपी के साथ जुड़ने की वजह से पावर में आई थी और बाद में उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ के कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया, तब जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी। यहां पे जनता ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है क्योंकि सरकार नहीं बदली है, आइडियोलॉजी नहीं बदली है। ठीक है, कुछ एमएलए वहां से वहां शिफ्ट कर गए हैं, लेकिन उससे हमारी विचारधारा नहीं बदली है। हमारी विचारधारा जो उन्नति प्रोग्रेस की है वो वही रहेगी, और ये सरकार जो है सशक्त रूप से मुंबई को एक उज्जवल भविष्य देने के अपने संकल्प में दृढ़ निश्चयी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ठीक है, कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आशीष जी का कहना है कि 2019 में जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी, इस वक्त ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि विचारधारा अभी भी सरकार की एक ही है जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था। आशीष जी जो बोल रहे हैं वो अपने मन से कुछ भी बोलते जा रहे हैं। एक बार बताइए, अभी बोल रहे थे वो भगवा फहराएंगे, भगवा भड़केगा, हमारी विचारधारा ये। आप एनसीपी के जो विधायक गए हैं उनसे आप बुलवा सकते हैं कि हम विचारधारा, जो भाजपा की विचारधारा उसके साथ गए थे। अरे भाई साहब, जब आप कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी विचारधारा खो सकते हो, सुनिए तो गुस्सा ही है। हिम्मत क्या रखी हो आपकी बात की यार? आप भगवा खंड करके भगवा को अपमानित करने की बात करते हो। आप कहते हो आशीष जी कह रहे हैं भगवा फहरा देंगे, आप उद्धव सेना के ही हो, आप शिवसेना के नहीं हो। ठीक है, बोलिए कुलदीप जी। एनसीपी की विचारधारा का अहमियत की है, जो आप बोल रहे थे एनसीपी हमारी विचारधारा के साथ आ गई है। दूसरी बात ये है कि तमाम सर्वे आए, सर्वे में आप सबको पता होगा कि भाजपा की क्या हालत है। इनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे 1 साल से। आप लोगों को पता हो कि मुंबई महानगरपालिका के चुनाव का बोना दिल्ली का 1 साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे। इनको हिम्मत ही नहीं है चुनाव करवाने की। अपने मन की जिस तरीके से सब लोग जानते हैं उद्धव साहब के साथ में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो गद्दारी की है, देखिए अमित शाह जी से बात हुई थी कि 24 हफ्ता आएगी, हमारा 50% रहेगा। पिछली बार भी मैंने डिबेट में बोला था कि क्या मुख्यमंत्री का पद 50% में नहीं आएगा क्या? आज ये हालत हो गई है इनकी कि यदि ये 2.5 साल शिवसेना को देते तो आज मुख्यमंत्री कौन होता? भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उनको ये चीज पसंद ही नहीं थी। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका इतना बड़ा अपमान किया देवेंद्र फडणवीस जी ने। आपको पता होगा कि एक तरफ वहां से चिल्ला के मोदी जी कह रहे थे भोपाल में ये भ्रष्टाचारी है एनसीपी वाले, वहाँ अपमानित कर प्रधानमंत्री को अपमानित का काम कौन कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी। दूसरी तरफ पूरी भ्रष्टाचारियों को आप अपने साथ मिला लेते हो, तो इससे क्या देश के प्रधानमंत्री की गरिमा धूमिल नहीं होती है? क्या उनका अपमान नहीं होता है कि आपका इतना बड़ा नेता क्या बयान दे रहा है, वो दूसरी तरफ पूरी भ्रष्टाचारी को आप साथ में ले लेते हो? और आप में हिम्मत है तो आप चुनाव करवा के देख लीजिए। आपने चुनाव में अंधेरी का तो आपने अपने कैंडिडेट का नाम वापस ले लिया। कुलदीप जी, वो भी समय आएगा, चुनाव भी होगा। फिलहाल तो आप अपनी हालत देखिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी भी कांग्रेस हथियाने को तैयार बैठी है, उसके भी इस समय 44 एमएलए हैं।
आप अपनी हालत देखिए, कहां पे तो आप राज कर रहे थे, राजा बने बैठे थे, कहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं रहे, और आज की डेट में मात्र 12 विधायकों पे टिके हुए हो, वो भी कितने दिन आपके साथ है, भगवान मालिक है। आप अपनी हालत देखो, दूसरों की चिंता छोड़ो, दूसरे तो उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप कहां जा रहे हो वो सोचो, मुंह के बल तो आप गिर रहे हो दोस्त। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है आशीष जी। शर्मिला जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एनसीपी का इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि केवल और केवल कहा जा रहा है कि 12 विधायक आपके पास हैं एनसीपी के अभी। पलक जी, ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, हमारे भाई, वो जब बोल रहे हैं कि हमारी विचारधारा नहीं बदली है, एक बाजू देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अगर मुझे एनसीपी से शादी करना पड़े तो मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा, शादी नहीं करूंगा। ये तो अभी भगवान का लव मैरिज कर लिए एनसीपी के साथ। तो इनकी विचारधारा क्या है? लोग अभी यही जानना चाहते हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा है। बहन, आप हमारी विचारधारा छोड़ो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ो। ना पार्टी आपके हाथ में रही, ना सिंबल आपके हाथ में रहा, ना प्रेसिडेंट आपका रहा। आप अपने अस्तित्व की, अपने वजूद की लड़ाई के बारे में सोचो, हमें ज्ञान मत दो। ठीक है आशीष जी। शर्मिला जी बोलिए। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह की कोई विचारधारा नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप लोगों ने कहा कि उससे आडवाणी को, जो आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके बाप माने जाते थे, जब आप लोग अपने बाप के नहीं हुए। आप तो ये बताइए मेरी बहन कि 3 महीने में क्या बदल देंगे? आपके सुप्रीमो 3 महीने में क्या बदल देंगे? आप ये बताइए हमको, वो जानने में इच्छुक है। ठीक है फहमीदा जी, जायज है ये सवाल, 3 महीने में शरद पवार क्या बदल देंगे? जी फहमीदा जी। जी, 3 महीने में शरद पवार क्या बदल देंगे? आशीष जी का ये सवाल है और काफी जायज ये सवाल है। क्या 3 महीने के अंदर जादू होने वाला है? देखिए, पवार साहब ने कल परसों ही पहली कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। और जनता की अदालत के सामने मालूम है ना, कोर्ट में जाके फायदा नहीं होगा, बहुत सुलझे हुए हैं वो। आप आशीष जी, आप पहली बात, आपके बीच में नहीं बोलती है तो आप पहले सुन लिया कीजिए। ठीक है बोलिए फहमीदा जी। आशीष जी प्लीज बोलने दीजिए, बोलिए आप फहमीदा। जब बोल रहे हैं कि आपका अस्तित्व, हमारा अस्तित्व, कल ही 17 की सभा में जो जन सैलाब था और जो जनता अदालत थी, उसमें पवार साहब ने बता दिया कि हमारा अस्तित्व क्या है, और जो वोटिंग है ना वो जनता करती है। अभी अभी आपने बताया कि जनता के फैसला अभी नहीं चलता है, जनता का फैसला जनता का ही फैसला चलता है। जनता ने बराबर बात है, आपने जो बोला कि जनता का फैसला उसके समय पे चलेगा ना, अभी क्या होगा ये बताइए, वो जब समय आएगा तब देख लेंगे। पहली बात तो आप ईवीएम सेटिंग में मास्टर है, दूसरी बात 2019 में आप जो बोल रहे हैं कि चलो जी, बहुत बढ़िया, जहां पे आप ना जीते वहां ईवीएम हैक हो गया, आ गए आप भी उसी प्रत्यारोप और आरोप के उसमें। बहुत बढ़िया, ठीक है फहमीदा जी, ठीक है आशीष जी, ठीक है फहमीदा कर्नाटक में हम ईवीएम हैक क्यों नहीं करा पाए मेरी बहन? वहां क्या हमें ईवीएम हैक कराना भूल गए थे हम? आशीष जी, आप लगातार दूसरे के समय में बोल रहे हैं और मेरे पैनलिस्ट जो हैं उनको पूरा समय मिलना चाहिए। आपको जब समय दिया जा रहा है कोई बीच में नहीं बोल रहा, प्लीज आप फहमीदा जी को बोलने दीजिए। जी फहमीदा जी बोलिए। 2019 में अभी आपको शिंदे चल रहे हैं शिवसेना वाले, तो आपने जब भी वादा किया था शिवसेना से कि 2.5 साल आपकी सरकार, 2.5 साल हमारी सरकार। सबसे पहली बात ये जो बोल रहे कि हम लोग पहले इसके शिवसेना हमारी वजह से आई, आपने मुंबई और महाराष्ट्र में 5वीं शिवसेना के कंधे पर रख के एंट्री की थी। आपने बाला साहब ठाकरे की छाती पे पांव रख के इधर एंट्री की और उसी के बेटे को दबाने की कोशिश की। आपको जब ना ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए बाला साहब ठाकरे के लिए। छाती पे पांव उनके रख दे, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं। ये जो फर्जी शिवसेना के बैठे हैं ना, ये इसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। हम आज भी बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं, इसलिए ऐसी भाषा नहीं बोलिए आप। ठीक है आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका। कुलदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। फहमीदा जी बहुत शुक्रिया आपका भी अपना कीमती समय हमें देने के लिए।